नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल एग्जाम विथी में। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि जीएस का प्रैक्टिस सेट आए दिन होता रहता है, तो उसी क्रम में आज हम नया कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो एसएससी जीडी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के जीएस के नए प्रैक्टिस सेट के बारे में। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? बताइए भाई, किस वेद को कहा जाता है? तो भाई हम जानते हैं कि भारतीय संगीत का जो जनक है वो बोला जाता है सामवेद को। किसको बोला जाता है सर? सामवेद को। अब वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। नंबर 1 पहला है आपका ऋग्वेद, दूसरा है आपका यजुर्वेद, तीसरा है आपका सामवेद, चौथा है आपका अथर्ववेद। तो जब हम बात करते हैं सर ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 ऋचाएं हैं। ये बात क्लियर। इसके बाद बात करते हैं तो ऋग्वेद में 9वें मंडल में सोमदेव का वर्णन किया गया है। किसमें? 9वें मंडल में किसका वर्णन किया है? सोमदेव का। अच्छा, इसके अलावा तीसरे मंडल में सूर्यदेव को समर्पित गायत्री मंत्र। ये क्लियर है। इसके अलावा 10वें मंडल में आपकी बात किया गया है 4 वर्णों की, जिसे बोलते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये क्लियर है। इसके अलावा अगर ऋग्वेद की और बात करें तो ऋग्वेद में समझिए कि इसमें 250 ऋचाएं इंद्र के लिए तथा सर्वाधिक 250 के बाद 200 ऋचाएं आपको अग्निदेव के लिए समर्पित की गई हैं। ये सारे पॉइंट क्लियर हैं आपको? समझ गए आप सभी लोग? इसके बाद सामवेद की बात करते हैं, यजुर्वेद की बात करते हैं। तो सर इस यजुर्वेद के इसके जो पाठकर्ता, ऋग्वेद के पाठकर्ता को बोलते हैं सर होत्र। क्या बोलते हैं? होत्र। ठीक। यजुर्वेद के पाठकर्ता को बोलते हैं सर अर्ध्वर्यु। क्या बोलते हैं? अर्ध्वर्यु। ये बात क्लियर है। और यजुर्वेद की बात और करें तो यजुर्वेद को गद्य और पद्य दोनों पद्धतियों में लिखा गया है। किस तरह से? गद्य और पद्य दोनों पद्धतियों में लिखा गया है। सामवेद को संगीति का जनक कहते हैं। भारतीय संगीत का जनक किसे कहते हैं? सामवेद को। इसके पाठकर्ता को बोलते हैं सर उद्गात। उद्रात कहीं मिलता है और कहीं मिलता है उद्गात। और जो सबसे नया वेद है उसे बोलते हैं सर कौन सा वेद? अथर्ववेद। तो वेदों के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको मिल गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है? हाल ही में धौलावीरा को यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित किया गया है। धौलावीरा किस राज्य में है? बताइए भाई, किस राज्य में है? धौलावीरा किस राज्य में है? बताएं। तो सर जब धौलावीरा की बात करते हैं तो समझिएगा, धौलावीरा सर आपके गुजरात में है। कहां पर है? गुजरात में। अब इसकी बात करें तो इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी रविंद्र सिंह बिष्ट ने। किसने? रविंद्र सिंह बिष्ट। ठीक। और इसके बाद गुजरात की बात करें अन्य जगहों की, तो उसमें से एक होता है आपका लोथल। लोथल भी गुजरात में पाया गया है। और रंगपुर भी कहाँ पाया गया है? गुजरात में पाया गया है। सर लोथल की बात करें तो लोथल और रंगपुर, इन दोनों की खोज एक आदमी ने की है जिसको हम बोलते हैं सर रंगनाथ राव। क्या बोलते हैं? रंगनाथ राव। ये बात क्लियर है। जो आपका ये रंगपुर है, ये मादर नदी के किनारे है। कहाँ स्थित है?
माधव नदी किनारे। इसके अलावा ये जो सारी सभ्यता की बात की जा रही है, सिंधु घाटी सभ्यता की बात की जा रही है, जिसकी सर्वप्रथम खोज सन 1921 में किसने की थी? दयाराम दयाराम साहनी ने। क्लियर है? इसी प्रकार 1922 में राखलदास बनर्जी वगैरह आए थे, मोहनजोदड़ो वगैरह। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, कल्पसूत्र पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए, कल्पसूत्र पुस्तक के लेखक कौन है और ये पुस्तक किससे संबंधित है? तो जो जो सर आपकी एक कल्पसूत्र पुस्तक है, ये आपकी संबंधित है जैन धर्म से। किससे? जैन धर्म से। और इसके लेखक की बात करें तो लेखक का नाम है सर भद्रबाहु। क्या नाम है? भद्रबाहु। जैन धर्म की बात करें तो पहले इसके तीर्थंकर थे कौन? ऋषभदेव। ठीक। दूसरे कौन थे? अजितनाथ। और अगर 23वें की बात की जाए तो 23वें के थे पार्श्वनाथ। और 24वें की बात की जाए तो 24वें और अंतिम थे महावीर स्वामी। इनके चिन्ह की बात करें तो इनका चिन्ह था सांड, इनका चिन्ह था सर हाथी, इनका चिन्ह था सर सर्प, और इनका चिन्ह था सर सिंह। क्लियर है सारा पॉइंट? इनका जो जन्म हुआ था कुंडल ग्राम में हुआ था। ये सारी बातें आपको पता होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, भूल जाते हैं लोग। भाई याद करो, जल्दी करो, बताओ इसका उत्तर क्या होगा। देखो, जो पहली बौद्ध संगीति हुई वो हुई 483 ईस्वी में। दूसरी हुई सर 383 ईस्वी में। तीसरी हुई ईसा पूर्व में है सर। ये एक सेकंड, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। ये सर ईसा पूर्व में है, ये भी ईसा पूर्व में है। और 250 ईसा पूर्व में कौन सी है? एक तीसरी। चौथी है सर 98 ईसा पूर्व में। क्लियर हो ये बात? तो पहली की बात करें तो किसके शासन काल में हुई? शासन काल कौन किसका था? तो सर जो शासन काल था वो था अजात शत्रु का। जो हुई थी वो हुई थी राजगृह में। दूसरी हुई थी राजगृह के बाद वैशाली में हुई थी दूसरी। तीसरी आपकी हुई थी पाटलिपुत्र में। और चौथी हुई थी आपकी कुंडलग्राम में। ये बात क्लियर है? पहले थे अजात शत्रु, दूसरे थे कालाशोक, तीसरे थे सर अशोक, और चौथे शासक थे कनिष्क। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा सर? अजात शत्रु। बात समझ में आ गई? सारे पॉइंट समझ में आए? ये क्वेश्चन बन जाते हैं तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है? ये जो 98 है ये ईस्वी था। ठीक है? ये 98 ईस्वी है। नेक्स्ट, इसको चेक करो। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? बताइए। तो नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें तो इसका निर्माण किसने कराया था? कुमारगुप्त ने कराया था। कुमारगुप्त के शासनकाल में हुआ था। अच्छा, यह जो है विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था जहां पर शिक्षा दीक्षा के साथ साथ युद्ध कला कौशल इत्यादि की शिक्षा प्रदान की जाती थी। और इसके अलावा अगर और पॉइंट जानना चाहें तो इसको ध्वस्त किसने किया? ध्वस्त किसने किया? तो उसका नाम था सर बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी। ये जो बख्तियार खिलजी था किसका सेना नायक था सर? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक का था। किसका था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। और कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो इसने गुलाम वंश की स्थापना कब की थी? सन 1206 में की थी सर। इसने किसका निर्माण कराया? तो 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा। इसके अलावा कुतुब मीनार की नींव रखी। कुतुब मीनार की नींव रखी। ये किसका पॉइंट है? ये सारे हो गए कुतुबुद्दीन ऐबक की। इसका जो बख्तियार खिलजी था इसने क्या किया था? ध्वस्त कर दिया था। ये सेना नायक था। नेक्स्ट, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? किससे के द्वारा पढ़ा? क्या बताइए भाई?
बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये जो सारे प्रश्न है बहुत ही चुनिंदा प्रश्न रखे गए हैं आपके लिए, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो देखिए जरूर इसको। तो जब सर अशोक की बात करेंगे तो अशोक के शिलालेख सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ा गया, तो इसका उत्तर होगा सर जेम्स प्रिंसेप। कौन थे सर? क्लियर हो? जेम्स प्रिंसेप थे। अशोक के शिलालेख की बात करें तो 13 शिलालेखों के बारे में जानते हैं। अगर पहले शिलालेख की बात करें तो इसमें इसने पशु बलि निंदा बताई है। पशु बलि निंदा, पशु बलि की निंदा की गई है, ठीक है। दूसरे की बात करें, मैं प्रमुख बता दे रहा हूं कुछ। दूसरे में है कि जो पशु और मानव दोनों की चिकित्सा व्यवस्था की बात की गई है सर। चिकित्सा व्यवस्था, है ना। और 7वें 8वें की बात की जाए तो इसमें सर बात की गई है आपका 7वें 8वें में तीर्थ यात्रा के बारे में बात की गई है सर। तीर्थ यात्रा के विषय में बात की गई है। और इसी शिलालेखों में कलिंग युद्धों की भी बात की गई है। आगे शिलालेख है कुछ, तो 12-13 शिलालेख है, तो देख लीजिएगा उनमें से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एकता प्रणाली की शुरुआत करने वाला प्रथम शासक कौन था? बताइए भाई, बताइए सभी। बहुत ही अच्छे प्रश्न रखे गए हैं, चुनिंदा प्रश्न है, आप लोग देख करके भी समझ गए होंगे कि प्रश्नों की क्वालिटी क्या है। तो जब सर एकता प्रणाली की बात की जाएगी तो इसकी शुरुआत किसने की? इसकी शुरुआत की थी सर इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश। अब ये किस वंश का शासक था जान गए होंगे आप सभी, गुलाम वंश से संबंधित था, ठीक है, गुलाम वंश से संबंधित था। अब गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? अभी जस्ट मैंने 2 प्रश्न पहले बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो, अब इल्तुतमिश की बात की जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक का एक जो अगला उत्तराधिकारी हुआ था उसका नाम था आराम शाह। आराम शाह। इस आराम शाह की इसने क्या कर दी? हत्या कर दिया। कब? सन 1211 में। और ये क्या बन गया? अगला शासक। शासक के पहले ये कहाँ का गवर्नर था? तो ये सर जब ये शासक नहीं था तब ये गवर्नर था बदायूं का। कहाँ का सर? बदायूं का। बदायूं का कौन था? गवर्नर था ये इल्तुतमिश। इसके अलावा इसने क्या क्या कार्य किए? तो इसने आपका कुतुब मीनार पूर्ण कराया, ठीक है। इसके अलावा यह जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था, है ना, उसका गुलाम भी था। इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट बनते हैं इससे रिलेटेड। तो देखो भाई, इसने एकता प्रणाली की शुरुआत किया, इसने दल चालीसा चलाया। क्या? दल चालीसा मतलब 40 सरदारों का समूह बनाया था इसने, जो उसके शासन व्यवस्था में मदद करते थे। इसके अलावा और अगर पॉइंट बताया जाए तो इसने शुद्ध सिक्के चलवाए थे। किसके? चांदी के और तांबे के। चांदी के सिक्कों को सर टंका बोला जाता था और तांबे के सिक्कों को सर जीतल बोला जाता था। सारे पॉइंट क्लियर? इसके बाद रजिया सुल्तान वगैरह आती हैं जो दिल्ली की प्रथम महिला शासिका होती हैं। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, महाभारत को फारसी में अनुवाद किसने किया और किसने करवाया, और महाभारत का फारसी में नाम क्या रखा गया, सारी बात बताएंगे। तो भाई महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया था बदायूनी ने। किसने की था? बदायूनी ने। करवाया किसने था? अकबर ने। इसके अलावा पूछता है कि इसको महाभारत को कहा क्या जाता था फारसी भाषा में, तो बोला जाता था रज्मनामा। क्या बोला जाता था? रज्मनामा, अर्थात युद्धों की पुस्तक। क्लियर हो? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, वर्नाकुलर प्रेसेट किस वायसराय के समय पारित हुआ? बताएंगे। वर्नाकुलर प्रेसेट किस वायसराय के समय पारित हुआ? तो आप जानते होंगे सर लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन, आधा पागल आदमी। लॉर्ड लिटन के टाइम पर वर्नाकुलर प्रोसेक्ट कब पारित हुआ? सन 1878 में।
ये बात क्लियर है, ये बात आप समझ गए होंगे। इसके बारे में और पॉइंट बनता है कि इसने क्या किया था, जो रहने दीजिए, यही पॉइंट क्लियर है। इसके अलावा इसने क्या की थी, जो परीक्षा थी, हाँ, परीक्षा की आयु इसने घटा करके 21 से 19 वर्ष कर दी थी। सिविल सेवा वाली परीक्षा, सिविल सेवा की परीक्षा, इसकी आयु को घटा करके 21 वर्ष से कम करके 19 वर्ष कर दी थी। फिर जब ये 1878 में वर्नाकुलर प्रोसेक्ट ले आया, ये प्रोसेक्ट क्या था, इसमें भी अगर सरकार को लगता है कि जो छपा हुआ है ये कुछ सही नहीं है सरकार की दृष्टि से, तो क्या करते थे, सारा प्रेस जो खाना था सबको बिल्कुल जब्त कर लेते थे, कारखाना को। ऐसा ये एक्ट लेकर के आ गया था नियम, जिसे हटाया किसने, आगे चल के रिपन ने, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन ने इसको हटा दिया। कब सर, 1882 में इसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारत का उद्धारक। उद्धारक किसने कहा है भाई, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। किसने कहा था, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर। और इसके बारे में जान लीजिए कि लॉर्ड रिपन जो है प्रथम कारखाना अधिनियम लेकर के आया था, प्रथम कारखाना अधिनियम लेकर के आया था। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी। इसके अलावा लॉर्ड रिपन के बारे में बता दीजिए, तो स्थायी जनगणना प्रारंभ की थी। स्थायी जनगणना कब, सन 1881 में। इसके पहले जनगणना सबसे पहले कराने का प्रयास लॉर्ड मेयो ने सन 1872 में किया था। ठीक है, सारे पॉइंट क्लियर यहां तक के। और ये जो सिविल सेवा की परीक्षा 21 वर्ष से घटा करके 19 वर्ष कर दी थी, इसने फिर से 19 से बढ़ा करके इसको 21 वर्ष कर दी थी। ठीक है भाई, सिविल सेवा की परीक्षा थोड़ा सा योग्य और बड़े उम्र के लड़के जरूरी होते हैं। 19 वर्ष में कितना ज्ञान होता है बच्चे को। तो लिटन जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब था, जिसको पूरा कवर किसने कर दिया, लॉर्ड रिपन ने बढ़िया सी व्यवस्थाएं कर दी थी, सुधारने का प्रयास किया था। इसलिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इसे भारत के उद्धारक का दर्जा या संज्ञा दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन थे, बताइए। कैबिनेट मिशन कब आया, सबसे पहले यही सोचने वाली बात है। तो सन 1946 में आया था। 1946 में 24 मार्च को, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आया, जिसके अध्यक्ष थे सर पैथिक लॉरेंस। कौन थे, पैथिक लॉरेंस। इसमें कैबिनेट की बात कही गई थी, भारतीय कैबिनेट बनाने की। पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे, और इसके अलावा इसके 3 सदस्य थे। तो एक तो आपके पैथिक लॉरेंस ही हो गए, 2 अन्य कौन कौन से थे, एक क्रिप्स थे करके, एक अलेक्जेंडर थे। ठीक है, तो ये 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर। 24 मार्च 1946 को आया कैबिनेट मिशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखो, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सर। गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका में हुई थी। कहां पर हुई थी, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को। कहां पर, सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। कब, सन 1913 में सर। किसने की थी, तो लाला हरदयाल ने की थी। किसने की थी, लाला हरदयाल। अब इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो मोहन सिंह भक्खाना। ठीक है, और इसके बारे में पॉइंट बनता है, तो ये लोग क्या करते थे, ये अंग्रेजों के विषय में छापते थे पत्र। तो जिसका जो पहला पृष्ठ छपता था उसका नाम, जो पहला पृष्ठ है उसको किस रूप से छापते थे, तो उसका नाम रहता था अंग्रेजी राज का काला चिट्ठा।
क्या बोलते थे प्रथम पृष्ठ को? अंग्रेजी राज का काला चिट्ठा। पहले तो ये उर्दू में छपा, फिर इसके बाद ये किस में छपने लगा? गुरुमुखी में। किस भाषा में छपने लगा? पहले तो उर्दू में छपा, लेकिन फिर इसके बाद किस भाषा में छपने लगा? गुरुमुखी भाषा में। क्लियर? तो ये सारा पॉइंट किसका हो गया? गदर पार्टी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसे महात्मा गांधी ने यह कहा कि दिवालिया बैंक द्वारा भविष्य की तिथि में भुनाने वाला चेक है? बताइए भाई। एक क्रिप्स मिशन आया था। क्रिप्स मिशन कब आया था सर? आया था सर मार्च 1942 में। इसको महात्मा गांधी ने कहा कि दिवालिया बैंक द्वारा भविष्य की तिथि को भुनाने वाला चेक है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, कहानी कुछ ऐसी थी कि अंग्रेज चाहते थे कि भारत द्वितीय विश्व युद्ध में पूर्ण रूप से अंग्रेजों का साथ दे, इसलिए कुछ मतलब कि लालच देने के लिए क्रिप्स मिशन वगैरह लेकर के आए थे, जिसे महात्मा गांधी ने सिरे से नकार दिया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखिए, तिरंगा को कब राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया? बहुत ही बढ़िया सवाल है, बताइए कब स्वीकार किया गया सर तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में? तो सर तिरंगा की बात की जाए तो 22 जुलाई सन 1947 को तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया। इसके अलावा बात किया जाए तो इसकी डिजाइन किसने की थी? तो डिजाइन इसकी की थी सर पिंगली वेंकैया ने। किसने की थी? पिंगली वेंकैया ने। कब की थी सर? कब जाने दीजिए। इसके अलावा इसके और पॉइंट बनता है कि किस अनुपात में की थी, किस रेशियो में? तो 3:2 में इसकी लंबाई और चौड़ाई थी। लेंथ और ब्रीथ की रेशियो क्या था? 3:2 का था। ठीक है, पिंगली वेंकैया ने इसका डिजाइन तैयार किया था और 22 जुलाई 1947 को इसे स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, सबसे पहले फहराया कब गया था? तो रावी नदी के तट पर सन 1929 में लाहौर अधिवेशन में किसने फहराया था? से पहले जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली किस भारत परिषद अधिनियम द्वारा शुरू की गई? बताइए भाई, बहुत बढ़िया सवाल था। यह जो आया था ना, अंग्रेज जो है क्या चाहते थे कि बांटना चाहते थे किसी तरीके से हिंदू और मुसलमानों को। अब अगर कुछ याद आ रहा हो तो बताओ भाई, जल्दी बताओ। आया है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। याद आ गया होगा सभी को, बोलो भाई, याद आया कि नहीं याद आया? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत इस प्रकार की सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की पहली बार बात की गई थी। इस क्वेश्चन को देखिए, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? बताइए भाई, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? कमेंट कर दिया करिए तुरंत, क्वेश्चन देख दिया। ठीक है, बताइए। तो मैं भाई बता देता हूं, पहले जो थे उनका नाम था गणेश शंकर, गणेश शंकर मावलंकर। ठीक है, पहले ये क्या थे? लोकसभा के स्पीकर थे। और अगर उपाध्यक्ष की बात किया जाए इसमें, ये तो अध्यक्ष हो गए, उपाध्यक्ष की बात किया जाए तो उनका नाम क्या था भाई? बताओ, जल्दी बताओ, उनका नाम क्या था उपाध्यक्ष का? अनंत शयनम अयंगार। नेक्स्ट पॉइंट और बनता है, इस टाइम पर कौन सी लोकसभा चल रही? तो 17वीं लोकसभा चल रही है, जिसके अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। ये पॉइंट क्लियर है? पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन सी थी? महिला, फीमेल, तो उसकी बात करेंगे तो सर थी मीरा कुमार। कौन थी? मीरा कुमार। क्लियर हो? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? बताइए।
बताइए भाई बताइए। अब जब मैं अनुच्छेदों की बात करता हूं तो ध्यान से समझिएगा। 1 से 5 तक कौन से अनुच्छेद हैं? संघ व उसके राज्य क्षेत्र। 5 से 11 नागरिकता। 12 से 35 किसकी बात करते हैं सर? तो 12 से 35 आपकी बात होती है सर मूल अधिकार। ठीक है। तो उसमें से कुछ प्रमुख प्रमुख बता देता हूं। जैसे 14 की बात किया जाए तो विधि के समक्ष समता। 15 की बात किया जाए धर्म लिंग जाति के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता। अनुच्छेद 17 इंपॉर्टेंट है जिसमें कहा गया है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 19 भी इंपॉर्टेंट है, 18 में उपाधियों का अंत है। और 19 की बात की जाए तो 19 के ए में बात करेंगे तो वाक की स्वतंत्रता। वाक की स्वतंत्रता मतलब बोलने की आज़ादी। 19 के में मीडिया जो फाड़ फाड़ के चिल्लाती रहती है ना, इसी स्वतंत्रता की वजह से चिल्लाती, कहती है हमें भाई संविधान से राइट मिला है 19 के ए के अनुसार कि हम बोल सकते हैं, बोलने की स्वतंत्रता है, हम किसी की भी आलोचना कर सकते हैं। यही खासियत है हमारे देश की कि हम चाहते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी की भी आलोचना कर लेते हैं ना। तो वो किस अधिकार पर है? सर हमें बोलने की छूट मिली है। 19 का ए है। इसी प्रकार से 19 का बी भी होता है। 19 के बी में क्या कहा गया है? 19 के बी में कहा गया है बिना अधिकार के सभा कर सकते हैं, बिना हथियार के, सॉरी, बिना हथियार के सभा की जा सकती है। ठीक है। 19 का सी कहता है कि हम संघ बना सकते हैं सर, संघ बना सकते हैं। 19 का डी की बात करें तो कहीं भी हम घूम सकते हैं, कहीं भी, पूरे भारतवर्ष में कहीं भी घूम सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ दिए हुए हैं। और अगर बात करना चाहो तो 19 के अलावा 21 ले लो। 21 में किसकी बात की गई है? प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, है ना। और 21 के का में किसकी बात की गई है? 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को, वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, है ना। कौन सा संविधान संशोधन है भाई? 86वां संविधान संशोधन सन 2002। क्लियर है सारे पॉइंट? ये सब अधिकार वगैरह के हो गए। और अगर जानना चाहो तो मैं कहो तो और बता दूं, तो इतना तो सब जानते ही हो, और जान लो कुछ। आज अधिकार के अलावा हमको आज पढ़ाई दिया जाए जितने भी अनुच्छेद हैं। चलो तो भाई समझना, और भी देख लो अनुच्छेद। तो अच्छा, ये अनुच्छेद तो मैं भी बताना भूल ही गया। इधर देख लो भाई, ये देखो 64वें अनुच्छेद में भी कहा गया है। इसके अलावा 89वें अनुच्छेद दोनों में कहा गया है। दोनों दोनों अनुच्छेद में क्या कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। इसके अलावा उपराष्ट्रपति की बात किया जाए तो इसे अनुच्छेद 63 में कहा गया है। ठीक है। भारत के एक उपराष्ट्रपति होगा। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 63 में। अनुच्छेद 52 में किसकी बात कर दी गई है? 52 में की गई है सर राष्ट्रपति की। किसकी बात की गई है? राष्ट्रपति की। ठीक है। और इसके अलावा अनुच्छेद 61 में ही कह दिया गया है, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति हो गया, अनुच्छेद 61 में महाभियोग की बात की गई है। महाभियोग किस पर लगाया जाएगा? राष्ट्रपति पर लगाया जाता है। यहां तक क्लियर है। और भी अगर बात किया जाए तो अनुच्छेद 76 में किसकी बात की गई है? महान्यायवादी की बात की है। महान्यायवादी। अभी एक पहले वाला एक रह गया अनुच्छेद आपका 74 में बताया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। तो प्रधानमंत्री शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 74 में किया गया है। अब देखना अनुच्छेद 79, 80,
81 इसमें संसद की बात की गई है, ठीक है। 81 में आपकी बात की गई है आपकी राज्यसभा की, ठीक है। 81 में सर बात की गई है सर आपके लोकसभा की, ठीक है। सारे पॉइंट क्लियर। और अगर बात कर रहा हूं तो समझो, अनुच्छेद 123 में कहा गया है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, राष्ट्रपति का अध्यादेश, क्लियर हो। और 124 में बात करें तो जब सर 124 की बात करते हैं तो इसमें आ जाता है न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, बस समझे। सर्वोच्च न्यायालय, अच्छा राष्ट्रपति यहां पर अध्यादेश जारी करता है। अच्छा राष्ट्रपति आ गया, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते थे, मैं सारी पॉइंट बता दूंगा इसके बाद। और इसके बाद 129 में देख लो कि ये सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, अभिलेख न्यायालय होगा, ठीक है, क्लियर हो। अनुच्छेद 44 जान लो, एक समान सिविल संहिता, एक समान, समान लिख रहा हूं मैं, एक समान सिविल संहिता, क्लियर हो। ये सारे अनुच्छेद समझ में आ रहे हैं। अब देखो राष्ट्रपति 123 में है, तो सबसे पहले राज्यपाल जान लो, 153 में कौन है, राज्यपाल की बात की गई, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ठीक है। और 163 में प्रत्येक राज्य में एक क्या होगा, मुख्यमंत्री, वही वाली कहानी कि राज्यपाल की सहायता करने के लिए एक प्रत्येक राज्य में मंत्रिपरिषद होगी और जिसका मुखिया कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा, है ना। इसके अलावा जब ये सर्वोच्च न्यायालय में सॉरी ये 123 में क्या करता है कि अध्यादेश जारी करता है, तो एक 213 में कौन जारी करेगा, राज्यपाल क्या जारी करेगा, अध्यादेश, ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय 124 में है, तो उच्च न्यायालय की बात की जाएगी तो 214 में क्या है, उच्च न्यायालय। और उच्च न्यायालय 215 में क्या है, यह एक अभिलेख न्यायालय है, उच्च न्यायालय, ठीक है, अभिलेख न्यायालय है। तो सारे पॉइंट क्लियर है भाई, कुछ ऐसा छूट तो नहीं रहा है ना। और अगर आप अनुच्छेदों के बारे में पढ़ना चाहें तो और बता दे रहा हूं, तो सुन लो, कितने सारे अनुच्छेद बता डाले, देखते जाओ तुम लोग और देखो भाई। और अनुच्छेद की बात करते हैं तो अभी 266 ही देखो, 266 मैं फिर से लिख दे रहा हूँ अच्छे से, 266 में सर बात की जाती है संचित निधि की, संचित निधि की बात की जाती है सर, है ना। और इसके अलावा फिर आगे बढ़े तो 300 में देख लो, 300 का जिसमें कहता है, देखो संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था 44वें संविधान संशोधन सन 1978 में, जिसे हम संपत्ति का जो अधिकार है उसे एक विधिक अधिकार में लेके आ गए, संपत्ति का विधिक अधिकार, ठीक है, कुछ ऐसा है 300 के का में। इसके अलावा और भी जान लो, तो 324 से 329 तक बात करें तो उसमें बात होती है सर निर्वाचन, निर्वाचन से संबंधित भाग कौन सा है सर, तो ये भाग 15 है, ये भी जान लो, क्लियर। इसके अलावा 324 से 329 ही हो गया। और अगर जानना चाहो तो 343 से 351 में बात हो गई है सर राजभाषा की, किसकी बात की गई है, राजभाषा, भाग कौन सा होगा, ये भाग आ जाएगा 17 के अंतर्गत, क्लियर हो। संघ की बात करें तो भाग 5 है, राज्यों की बात करें तो भाग 6, ये सारी बातें हमें पता है ना। भाग 8 में क्या है, जो संघ शासित प्रदेश वगैरह है भाग 8 में है, सारी बातें आपको पता होंगी वो सब, उसमें कोई दिक्कत है नहीं है। और कुछ छूट रहा है, हाँ 352, 352, 356 और 360, 3 प्रकार की ये क्या है सर, आपातकाल, आपातकाल। तो जब 352 की बात करते हैं तो या तो कभी सैन्य विद्रोह हो जाए, सैन्य विद्रोह, या कभी युद्ध की स्थिति आ जाए, तब 300 आपातकाल कौन सा लगेगा, 352 वाला। 356 वाला लगता है जब वो संवैधानिक तंत्र क्या हो जाए, संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए। और 300 जब ये 60 की बात करते हैं तो 360 में सर वित्तीय आपातकाल, सर कौन सा,
वित्तीय आपातकाल। बताओ भाई, अनुच्छेद क्लियर कि नहीं क्लियर? बताओ भाई, समझ में आया है ना? सारी बातें समझ में आ गई, कुछ ऐसा छूट तो नहीं रहा? चलो भाई, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इसको भी देख लो। संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? बताओ। तो सर भाग 3 को। किसको? भाग 3 को। क्या है इसमें? मूल अधिकार है सर। क्या है इसमें? मूल अधिकार है। कहाँ से लिए गए सर? अमेरिका से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। अच्छा, और बात करें भाग 2 में क्या है? भाग 2 में सर नागरिकता। भारत की नागरिकता कैसी है? एकल नागरिकता है सर। कहाँ की है? एकल नागरिकता। कहाँ से ली गई है सर? ब्रिटेन से ली गई है सर। ठीक है। और दोहरी नागरिकता किस देश में है सर? तो उसकी बात करेंगे तो अमेरिका में है। क्लियर हो? ठीक। और भाग 1 हो गया। 2 1 में जान लो संघ व उसके राज्य क्षेत्र, ये सब बताया तो आपको। ठीक है। भाग 3 हो गया। भाग 4 में आपका आ जाएगा नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं सर? रूस से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। हाँ ना, नीति निर्देशक तत्व तो आपका आएगा आयरलैंड। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा मुंह से निकल गया मेरे। नीति निर्देशक तत्व तो आपके आयरलैंड है। आयरलैंड है। ठीक है। और 4 का की बात करते हैं तो सर इसमें लिया गया आपका मौलिक कर्तव्य। ये है आपका मौलिक कर्तव्य। ये कहाँ से लिया गया सर? ये रूस से के संविधान से लिया गया है ना? फिर कितने हैं टोटल? ये टोटल हैं सर आपके 11। जब मूल संविधान बना था तब कितने थे मौलिक कर्तव्य? तब 10 थे। 11वां कौन से आया? 86वां संविधान संशोधन सन 2002 के तहत 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। किसमें आएगा? 4 के काम में। ठीक है। 11वां क्लियर। 5 पांचवे की जब बात की जाएगी तो पांचवे में संघ के बारे में बात हो जाएगी। क्लियर हो? तो समझ में आ गया होगा सारा पॉइंट। तो किस भाग को मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है? तो भाग 3 इसका उत्तर हो जाएगा मूल अधिकार। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सर इसको। महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण किए रह सकता है? तो महान्यायवादी की बात की जाए तो इसकी नियुक्ति सर मैंने अभी बताया कि अनुच्छेद 76 के अंतर्गत होती है। इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। पहला पॉइंट, कौन नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ही मतलब ये बना रहता है अपने पद पे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो जान लो कि इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि क्या यह संसद के सदनों में जो अधिवेशन होते हैं उसमें क्या भाग ले सकता है? तो हाँ सर, ये भाग ले सकता है। भाग तो ले ही सकता है, इसके अलावा वहां पर ये बोल भी सकता है बोलने पर। ठीक है, बोलने पर ये बोल भी सकता है, लेकिन इसके अलावा एक पॉइंट ये बनता है, क्या ये इसको मत देने का अधिकार है? तो इसको मत देने का अधिकार नहीं है सर, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 76 में, ये बात क्लियर होगी। अनुच्छेद 148 रह गया है, उसमें सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी रहता है, जानते हो। ठीक है, इसको देखो सर, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? बताइए बताइए भाई। जैसा लोकसभा वैसा विधानसभा, 25 वर्ष। कितना सर? 25 वर्ष, दोनों में, लोकसभा में और विधानसभा में। ठीक है। विधानमंडल की बात करें तो विधानमंडल, हाँ सर, विधान परिषद, क्या विधान परिषद, विधान परिषद इसकी बात करें तो विधान परिषद की जब बात करेंगे तो इसकी आयु होती है सर 30 वर्ष। क्लियर हो? 30 वर्ष बनने की, तो ये 25 वर्ष है, ये बात समझे। सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें कहाँ हैं? सबसे ज्यादा विधानसभा उत्तर प्रदेश में है, यूपी में। मैं इसको सर इंग्लिश में लिख देता हूँ। कहाँ पर सर? यूपी में। कितनी है सर? 403। दूसरे नंबर पे अगर बात की जाए, ये पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे बात की जाए तो कौन होगा? दूसरे नंबर में आ जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। कौन आएगा? पश्चिम बंगाल। कितनी सीटें हैं सर इनके पास? 294 के आसपास है। तीसरे नंबर में बात करेंगे तो सर महाराष्ट्र है ना। चौथे नंबर पे बात करेंगे तो सर बिहार है। ठीक है। पांचवें नंबर पे बात करेंगे तो सर तमिलनाडु है ना। छठे नंबर में बात करेंगे तो सर मध्य प्रदेश है, एमपी लिख लेते हैं। क्लियर हो? तो इस प्रकार से क्या है, कुछ विधानसभा सीटें हैं। ठीक है, लोकसभा जैसा होता है वैसा विधानसभा होता है। चलो, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये आपका आज का अंतिम प्रश्न है, इसको भी समझ लो। बताओ भाई, जल्दी बताओ, इसके बारे में बताइए। लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? जल्दी बताएंगे भाई, कितने सदस्य होते हैं?
तो भाई समितियां कुछ दो प्रकार की होती हैं, एक प्राक्कलन समिति होती है, एक लोक लेखा समिति होती है। तो जो लोक लेखा समिति होती है इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? इनके सदस्यों की कुल संख्या होती है 22। कितनी होती है सर? 22। 22 में से 15 होते हैं सर आपके लोकसभा से, और 7 क्या होते हैं सर आपके राज्यसभा से। क्लियर है पॉइंट? 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। और जिसका उपाध्यक्ष, सॉरी माफ कीजिएगा, जो इसका अध्यक्ष होता है, एक एक साल के लिए इनकी नियुक्ति होती है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व मत प्रणाली के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है ना, सांसदों के द्वारा ही। और इसके अलावा इनका जो अध्यक्ष होता है वो विपक्ष का नेता होता है। विपक्ष का नेता अभी कौन है? अधीर रंजन चौधरी, जानते हो ना? विपक्ष का नेता क्या होता है? अध्यक्ष होता है। ये सारे पॉइंट क्लियर है ना? अब ये लोक लेखा समिति हो गई। अगर प्राक्कलन समिति की बात की जाए, प्राक्कलन समिति की बात की जाए तो इसमें सर कुल 30 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। और 30 किसके होते हैं? लोकसभा के होते हैं। राज्यसभा का इसमें कोई भी भाग नहीं होता है। सारे पॉइंट क्लियर है? समझ गए? बताओ भाई, आज की क्लास समझ में आई? 20 क्वेश्चन जरूर थे, लगभग मैंने 150 क्वेश्चन आपको इस आधे घंटे के दौरान करा दिए हैं। तो इसी प्रकार से आप जुड़े रहिए हम लोग के साथ। सभी को जय हिंद, जय भारत।